हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ आर्मी जेसीओ कैटरिंग 2025 के एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम 9 जुलाई को होने वाला है, उसी से संबंधित मैं टोटल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो हमारे जो भी भाई आर्मी जेसीओ कैटरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वह इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। और जो मैं कल का प्रैक्टिस सेट मैं 7 लेकर आया था, उसमें प्रश्न संख्या 7 शायद लगभग मुझसे मिस्टेक से गलती हो गया है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ दोस्त। मैं हर वीडियो में जो विटामिन्स हैं और सबके बारे में मैं अच्छे से समझाया हूँ। आप 5, 6, 4, 3, 1, 2 सब देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें से आपको समझ आ जाएगा कि जो क्वेश्चन संख्या 7 है वह कैसे गलत हुआ है। तो आप लोग ज़रूर से जाइए, प्रश्न प्रैक्टिस संख्या 6 को भी देखिए, समझ आ जाएगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप देख लेंगे और 7 को भी देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन संख्या 7 गलत है तो आप लोग इसको सही कर लीजिए। और मैं इस वीडियो में आपको कुछ सूचना देना चाहता हूँ कि 5 जुलाई शाम 8 PM को मैं 400 प्लस प्रश्नों का एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूं जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो दोस्त, इस क्लास से जुड़ना आप लोग मत भूलना। अगर दोस्त आप लोग को 1000 प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां आपको कैसे मिलेगा यह आपको पता चल जाएगा। और यह 1000 प्रश्नों का जो PDF तैयार किया गया है यह आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो इसको आप लोग ले लीजिए। यह इसमें से अधिक आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने की संभावना है। तो और एक ज़रूरी सूचना, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी दोनों की जानकारी अच्छे से दी गई है। तो थ्योरी तो लगभग समाप्त हो चुकी है, 2-4 क्लास रह गए हैं, तो आज और कल में प्रोवाइड मैं कर दूंगा। तो आप लोग थ्योरी भी पूरा समझ लीजिए जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और यह प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा सब। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा बेकिंग एजेंट नहीं है। तो निम्न में से कौन सा बेकिंग एजेंट नहीं है, तो वह है हमारा जिलेटिन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, जिलेटिन। दूसरा को देखते हैं, फूड को स्टरलाइज करने की विधि कौन सी है। तो जो फूड को है स्टरलाइज करने की विधि कौन सी है, तो वह है हमारी ऑटोक्लेविंग। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑटोक्लेविंग। 3 को देखते हैं, उच्च तापमान पर विटामिन सी का क्या होता है। तो देखिए दोस्त, लगभग यही क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि मैं इसमें आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, यही लगभग क्वेश्चन गलत हुआ था। आप लोग को लग रहा होगा कि मुझे नहीं आता है, तो देखिए मैं इस सब की जानकारी पूरे विस्तार से आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, ठीक है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, और इससे जो रोग होता है वह बेरी रोग होता है, ठीक है। अब विटामिन सी को देखते हैं, इसका नाम है रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और जो विटामिन डी है, इससे रिकेटस रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वह है हमारा कैल्सीफेरॉल।
तो दोस्त अगर अभी भी आप लोग को लग रहा है कि मतलब वो क्वेश्चन गलत है तो आप लोग जाइए और उसको सही से दोबारा से अच्छे से देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और प्रैक्टिस 7, जो प्रैक्टिस सेट है वो भी 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 को भी आप देखकर समझ जाएंगे। तो यह उच्च तापमान पर कौन सा विटामिन सी का क्या होता है उच्च तापमान पर? तो जो हमारी विटामिन सी है यह उच्च तापमान होगा तो यह नष्ट हो जाएगा, यानी कि उच्च तापमान पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 4, एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो देखिए दोस्त, पहली बात, जो मेल है और फीमेल, मैं दोनों का बता दे रहा हूँ। फीमेल को 2000 कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है और जो पुरुष है हमारा उसको 2500 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका औसत हमारा 2400 हो सकता है, यानी कि 2400 ऑप्शन बी। 5, चावल को धोने से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक हानि होती है? यानी कि चावल को धोने से कौन सा पोषक तत्व को सबसे अधिक हानि होती है? तो वह हमारी थायमीन। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। थायमीन की हानि होती है चावल को अधिक धोने से। 6, सलाद में ड्रेसिंग के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो सलाद में ड्रेसिंग के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो यह तेल है दोस्त, किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो वह हमारा जैतून के तेल का। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, जैतून। प्रश्न संख्या 7, अंडे की ताजगी को परखने की विधि क्या है? तो अंडे की ताजगी को परखने की विधि क्या है? तो अंडे को पानी में डालकर चेक किया जाता है कि वह ताज़ा है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? देखिए दोस्त, जो ताज़ा अंडा होगा वह पानी में डूब जाता है। जो पानी है इसमें अंडा हमारा डूब जाता है और जो ताज़ा अंडा नहीं रहता है वह पानी के ऊपर तैरता रहता है। इससे आप समझ जाएंगे, अगर अंडे को पानी में डालेंगे तो वह डूब गया तो वह ताज़ा है, अगर तैर रहा है तो वह खराब अंडा है और कई दिनों से उसी तरह से रखा हुआ है। यानी कि पानी में डालकर अंडे की ताजगी को चेक किया जा सकता है। ऑप्शन सी। 8, निम्न में से कौन सी आग बुझाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ आप लोगों के लिए नहीं दिया है। निम्न में से कौन सी आग बुझाने के लिए उपयुक्त नहीं है? हाँ तो दोस्तों, इनमें से कौन सी आग बुझाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आग बुझाया जाता है और यह सैंड जो है यह रेत है, इसी से भी आग बुझाया जा सकता है। पानी से भी आग बुझाया जा सकता है और ब्लैंकेट जो एक कपड़ा होता है उससे भी आग बुझाई जा सकती है। तो किससे हमारी आग नहीं बुझाई जा सकती है? तो वह है दोस्त हमारा पेट्रोल। पेट्रोल, डीजल और जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनसे आग नहीं बुझाई जा सकती है। तो इसमें मिस्टेक हो गया है एक, आप लोग ऑप्शन ई कर लीजिए। ज्वलनशील पदार्थ या पेट्रोल भी कर सकते हैं, इससे आग नहीं बुझाई जा सकती है। तो ऑप्शन ई होगा इस प्रश्न का उत्तर। 9 को देखते हैं, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? टिंडल प्रभाव हमारा कोलाइड में पाया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, कोलाइड। प्रश्न संख्या 10, हलवाई द्वारा उपयोग किया जाने वाला थर्मामीटर कौन कौन सा होता है? यानी कि जो हलवाई थर्मामीटर
उपयोग में लाता है वह कौन सा होता है? तो वह जो होता है हमारा डायल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डायल थर्मामीटर का हलवाई उपयोग करता है। 11 कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? तो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका का पावर हाउस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 12 डीप फ्राई का तापमान सामान्यतः क्या होता है? जो हमारी डीप फ्राई है इसका तापमान लगभग कितना होता है? तो वह हमारा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 180 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। 13 फूड कंटेमिनेशन किससे होता है? तो यह जो है हमारा फूड कंटेमिनेशन किससे होता है? तो फूड कंटेमिनेशन हमारा गंदे हाथों से फैलता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन सी होगा, गंदे हाथों से हमारा फूड कंटेमिनेशन होता है। 14 रसोई घर में फ्लो चार्ट किस लिए होता है? तो हमारा जो रसोई घर में फ्लो चार्ट होता है वह किस लिए होता है? हमारे घर में रसोई का जो फ्लो चार्ट होता है वह फूड प्रोसेसिंग स्टेप्स के लिए होता है। फ्लो चार्ट फूड प्रोसेसिंग स्टेप्स, ऑप्शन सी। 15 दलहन में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो जो हमारी दलहन है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन। 16 को देखते हैं, रेफ्रिजरेटर का उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है इसका जो उपयुक्त तापमान है वह कितना होता है? तो वह जो है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 17 को देखते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा आयरन होता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा आयरन होता है? तो दोस्तों हरे पत्तेदार सब्जियों में हमारा कौन सा आयरन होता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में जो है दोस्त हमारा नॉन हीम आयरन होता है हरे पत्तेदार सब्जियों में। और जो इसका जो मूल स्रोत है वह हमारा केवल पौधों से यह प्राप्त होता है, नॉन हीम आयरन। जैसे हरे पौधों में हमारे कौन सी सब्जियां हैं? पालक, मेथी, सरसों के पत्ते और चौलाई, सहजन या सहजन का जो पत्ता होता है एक इसमें सब में पाया जाता है। यह हीम आयरन से कम मात्रा में अवशोषित होता है। जो यह हीम आयरन है इससे कम मात्रा में यह अवशोषित होता है। और विटामिन सी जैसे नींबू आंवला के साथ सेवन करने से इसका बेहतर होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, नॉन हीम आयरन। जैसे हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं जैसे मेथी के पत्ते, सरसों का साग, चौलाई, अमरंथ जो होता है, सहजन, मुनगा के पत्ते और जो बथुआ होता है गेहूं में, यह इसमें मुख्य रूप से नॉन हीम आयरन पाया जाता है। 18 सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा हमारी वसा से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, वसा। 19 रॉडेट कंट्रोल का अर्थ क्या है? तो रॉडेट कंट्रोल का अर्थ क्या है? रॉडेट जो कंट्रोल है इसका जो प्रमुख अर्थ है वह हमारा छिपकली नियंत्रण। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा, सॉरी दोस्तों, यह छिपकली नियंत्रण नहीं चूहा नियंत्रण होगा।
जो रोडेट कंट्रोल है यह चूहा नियंत्रण से संबंधित है, या ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 20 रसोई में हजार्ड सॉरी दोस्तों, रसोई में HAACP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि HAACP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 अचार को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है। तो अचार को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तत्व उसमें मिलाया जाता है। चूँकि अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक और तेल दोनों को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, नमक और तेल। 22 चावल में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो चावल में प्रमुख रूप से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमारा चावल है जिसमें प्रमुख रूप से स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, स्टार्च। 23 सबसे अच्छा थर्मल कंडक्टर कौन सा धातु है। तो सबसे अच्छा थर्मल कंडक्टर कौन सा धातु है। तो वह है हमारा तांबा। सबसे अच्छा थर्मल कंडक्टर धातु है हमारा तांबा, ऑप्शन बी। 24 को देखते हैं, FSSAI की स्थापना कब हुई थी। तो FSSAI की स्थापना दोस्त हमारी सन 2006 में हुई थी। तो यह किसका मतलब, यह संस्था कैसी है जो FSAI है। तो FSSAI की स्थापना सन 2006 में की गई थी, जो हमारी है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसका हिंदी में अर्थ है। और इसका जो फुल फॉर्म है उसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो FSSAI जो लिखा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2006 में की गई थी। और इसका हिंदी में अर्थ है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह हमारा नई दिल्ली में है। और एक ज़रूरी बात दोस्त, इसका एक नारा भी है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसका जो नारा है FSSAI का एक नारा है, स्वस्थ भारत की रसोई। जो स्वस्थ भारत की रसोई, इसका यही नारा है, स्वस्थ भारत की रसोई, सेफ फूड टेस्टी फूड। इसका मतलब एक नारा है स्वस्थ भारत की रसोई। और इसका क्या कार्य है FSSAI का, भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुरक्षा और मानकों की निगरानी करना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन बी होगा, सन 2006। 25 है, उबालने की न्यूनतम सीमा किस तापमान पर होती है। तो उबालने की न्यूनतम सीमा किस तापमान पर होती है। तो वह हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 26 भोजन में सैल्मोनेला बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो भोजन में सैल्मोनेला बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो वह जो है हमारा टाइफाइड। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, टाइफाइड।
27 को देखते हैं। ओस्मोसिस की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? तो ओस्मोसिस की प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? तो वह जो है हमारा नमक में अचार डालने से ओस्मोसिस की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी। 28 रसोई में प्रयुक्त ब्लीचिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो रसोई में प्रयुक्त जो हमारी ब्लीचिंग प्रक्रिया है इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से क्या है? तो वह हमारा जीवाणुओं को नष्ट करना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 29 उच्च गुणवत्ता का घी तैयार करने का सही तापमान क्या है? तो उच्च गुणवत्ता का घी तैयार करने के लिए सही उपयुक्त तापमान क्या है? तो वह है हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 30 दूध का पाश्चुरीकरण किस तापमान पर किया जाता है? तो जो है हमारा दूध का पाश्चुरीकरण किस तापमान पर किया जाता है? तो वह हमारा 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे तक और 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 सेकेंड तक यह दूध को पाश्चुरीकरण करने का तापमान है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। 63 डिग्री भी होगा, 72 डिग्री, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। 31 भोजन में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से क्या रोग होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से कौन सा रोग होता है? तो वह हमारा बोटुलिज्म, यानी कि बोटुलिज्म रोग होता है। ऑप्शन बी। 32 किस तापमान सीमा को डेंजर जोन कहा जाता है? तो डेंजर जोन किस तापमान को कहा जाता है? तो वह हमारा 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को डेंजर जोन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 33 रसोई में सबसे सुरक्षित चाकू कौन सा होता है? तो रसोई में सबसे जो सुरक्षित चाकू होता है वह कौन सा होता है? तो वह हमारा तेज धार वाला चाकू, यह जल्दी भी काम करता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 34 खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह है हमारा मॉइस्चर एनालाइजर। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 35 सीमित संसाधनों में अधिकतम उपयोग किस सिद्धांत से संबंधित है? जो हमारे सीमित संसाधन है उसमें अधिकतम उपयोग किस सिद्धांत के प्रयोग से होता है? तो वह जो है हमारा भोजन प्रबंधन। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 36 कौन सी पैकेजिंग में उपयोग होती है ताकि भोजन अधिक दिन तक टिके रहे? तो भोजन में क्या मतलब कौन सी गैस डाल दें कि वह अधिक से अधिक समय तक भोजन मतलब अधिक समय तक टिका रहे, जो सुरक्षित रहे? तो वह जो है हमारा नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा नाइट्रोजन। 37 भोजन में स्वाद को पहचानने वाली इकाई कौन सी है? तो मस्तिष्क हमारा जो कार्य है यह क्या करता है? तो यह हमको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमारे शरीर में जो भी गतिविधि होती है उसको यह बताने का काम करता है। नाक दुर्गंध यानी कि सूंघने का काम करता है, जो कान है यह सुनने का काम करता है, और जो जीभ है यह स्वाद चखने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर जीभ। भोजन में स्वाद को पहचानने वाली इकाई हमारी जीभ है। ऑप्शन सी। 38 वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो मैं दोस्त आप लोग को बता दूं,
तो जल में भी घुलनशील विटामिन और वसा में भी घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारी बी और सी है। और यह जो विटामिन सी है नींबू और आंवला में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इससे संबंधित रोग स्कर्वी है। और वसा में घुलनशील विटामिन हमारे ए, डी, ई के। तो आप लोग को क्या पूछा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो वह हमारी ए, डी, ई के। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 39, नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में हमारा जो मुख्य रूप से वह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, साइट्रिक अम्ल। 40, सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग किस कारण होता है। जो हमारा फूड पॉइजनिंग है यह सबसे अधिक किस कारण से होता है, तो वह बासी व दूषित भोजन खाने से सबसे अधिक फूड पॉइजनिंग होता है, ऑप्शन सी। और फूड पॉइजनिंग में हमारा उल्टी और दस्त और पेट में दर्द भी होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी। 41, स्टार्च किसके अंतर्गत आता है। तो जो हमारा स्टार्च है यह किसके अंतर्गत आता है, तो स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसी के अंतर्गत हमारा स्टार्च आता है। और यह स्टार्च चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 42, मांस के पकने का उपयुक्त तापमान क्या है। तो मांस के पकने का जो उपयुक्त तापमान है वह कौन सा है, तो वह 75 डिग्री सेल्सियस और प्लस इस पर भी पका सकते हैं और इसके प्लस पर भी पका सकते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 43, सबसे कम तापमान पर सबसे कम तापमान पर फ्रीजिंग होती है, यानी कि फ्रीजिंग हमारी किस तापमान पर होती है, तो वह हमारा -18 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 44, चीनी को कारमेलाइज करने का तापमान क्या होता है। तो चीनी को कारमेलाइज करने का तापमान क्या होता है, तो वह जो हमारा 180 डिग्री सेल्सियस पर चीनी को कारमेलाइज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 45, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो देखिए दोस्त, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7 था उसमें यही क्वेश्चन मिस्टेक था, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 7 में क्वेश्चन नंबर भी 7, तो मैं मिस्टेक से बोल दिया था। तो किस विटामिन की कमी से, मैं इसमें आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सभी विटामिन हैं ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से हमारी रतौंधी, जो रतौंधी है या नाइट ब्लाइंडनेस, इससे रोग होता है और यह आँख से संबंधित है। विटामिन बी है जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी रोग होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो क्या पूछा है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन सी। 46, सूप स्टॉक बनाने में क्या आवश्यक होता है। तो सूप स्टॉक, जो हमारा सूप स्टॉक है इसको बनाने में क्या आवश्यक होता है, तो वह जो है हमारा हरियाँ और सब्जियाँ,
यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 47 अंडा खराब होने पर क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो अगर हमारा अंडा खराब है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो वह जो है हमारा पानी, अंडा खराब है या ताज़ा है, इसको आप लोग पानी में डालकर चेक कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर अंडा ताज़ा रहेगा तो वह पानी में डूब जाएगा, अगर ताज़ा नहीं रहेगा तो वह पानी पर तैरता रहता है। अंडा अगर ख़राब हो गया है तो वह पानी पर तैरने लगता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 48 किस यंत्र द्वारा गैस सिलेंडर में रिसाव चेक करते हैं? तो किस यंत्र के द्वारा गैस सिलेंडर में अगर रिसाव हो रहा है तो कैसे उसको चेक किया जा सकता है? तो अगर दोस्त किसी गैस सिलेंडर में, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसमें रिसाव हो रहा है, तो उसके कैसे चेक किया जा सकता है? तो वह जो है हमारा जो साबुन है, इसके घोल के, जो साबुन घोल के झाग से, तो इसके साबुन के जो घोल है इसके झाग से कैसे पता चल सकता है? तो सबसे पहले आप लोगों को एक कटोरी में पानी प्लस लिक्विड साबुन मिलाकर झागदार घोल बनाना है और इसे सिलेंडर के वाल्व, रेगुलेटर और पाइप जो कनेक्शन होता है उस पर ब्रश या कपड़े से लगाएं। तो यदि वह बबल यानी कि बुलबुले उसमें बनते हैं तो वहाँ गैस रिसाव होता है। तो उसमें अगर बुलबुले बन रहे हैं तो इसका मतलब कि उसमें गैस का रिसाव हो रहा है। अगर बुलबुले नहीं बन रहे हैं तो उसमें गैस का रिसाव नहीं हो रहा है। तो इसकी सावधानी में सबसे, अगर गैस रिसाव हो रहा है तो उससे आपको सबसे पहले उस गैस को बंद करना है। माचिस या लाइटर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। रिसाव होने से खुद ठीक करने की कोशिश की जाती है। खराब पाइप या रेगुलेटर का उपयोग बिल्कुल भी मना है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, साबुन के घोल के झाग से। 49 बेकिंग में उपयोग होने वाला मुख्य केमिकल क्या है? तो जो हमारी बेकिंग है इसमें उपयोग होने वाला जो मुख्य केमिकल है वह कौन सा है? तो वह जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न संख्या 50, FIFO का अर्थ क्या है? तो FIFO का अर्थ है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो है हमारी FIFO का पूरा नाम या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और यह मुख्य रूप से किसी भी खाद्य पदार्थ के भंडारण में उपयोग होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी। और दोस्त, मैं आप लोगों के लिए एक सूचना देना चाहता हूँ, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 5 जुलाई को शाम 8 PM मैं 400 प्लस प्रश्नों की मैराथन क्लास के साथ आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने वाला हूं। तो आप लोग इस क्लास से ज़रूर जुड़िए, यह आप लोग को मैं बता रहा हूं। और दोस्त, आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी की क्लास चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ ज़रूर से जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अगर दोस्त, अगर आप लोग को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आप लोग को 1000 प्रश्नों का PDF कैसे मिलेगा पता चल जाएगा। और इसका जो सैंपल है इसको भी मैं उसमें दिखाया हूँ, तो उसको भी आप लोग देख कर अच्छे से उसके बाद ही यह 1000 PDF को लीजिए। और इसमें से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टमाटर में कौन सा पिगमेंट होता है जो उसे लाल रंग देता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है वह हमारा लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण हमारा टमाटर का लाल रंग होता है। और यह जो कैरोटीन है यह गाजर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण जो पौधों की पत्तियां होती हैं वह हरी होती हैं। तो ऑप्शन सी लाइकोपीन। 52 ब्राउनिंग रिएक्शन मुख्यतः किसमें होता है? तो जो ब्राउनिंग रिएक्शन है यह मुख्यतः किसमें होता है? तो वह हमारे ब्रेड में होता है। जो ब्राउनिंग रिएक्शन है यह किसमें होता है? ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 53 उबालते समय दूध का उफनना किसके कारण होता है? दूध में कौन सा चीज़ होता है जिससे दूध उफनता है, यानी कि गर्म होने पर वह ऊपर आने लगता है? तो वह जो है वसा के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा वसा। 54 उच्च ताप पर बार बार तेल गर्म करने से कौन सी हानिकारक गैस बनती है? जो उच्च तापमान पर तेल बार बार अगर गर्म कर रहे हैं तो उससे कौन सी हानिकारक गैस बनती है? तो उससे जो है हमारा एक्रोलीन, जो एक्रोलीन गैस है यह एक हानिकारक गैस है जो तेल को बार बार गर्म करने पर बनती है। ऑप्शन सी। 55 एल्यूमीनियम बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं पकाने चाहिए? तो एल्युमिनियम के बर्तन में जो खट्टे पदार्थ होते हैं इसको क्यों नहीं पकाना चाहिए? तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है रासायनिक प्रतिक्रिया से हानिकारक यौगिक बनते हैं, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं पकाना चाहिए। ऑप्शन सी। 56 फूड हैंडलिंग के समय नाखून क्यों कटे होने चाहिए? तो फूड हैंडलिंग के समय नाखून क्यों कटे होने चाहिए? तो यह गंदगी और कीटाणु इससे ना फैले, इसीलिए फूड हैंडलिंग के समय नाखून को काट दिया जाता है। छोटे नाखून रखना चाहिए। ऑप्शन सी। 57 कौन सा यौगिक भोजन को प्रिजर्व करने में सहायक होता है? तो कौन सा जो यौगिक है जो भोजन को प्रिजर्व करने में सहायक होता है? तो वह जो है हमारा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 58 किस तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक पाया जाता है? तो कौन सा जो तेल है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तो किस तेल में? तो वह जो है हमारा, चलिए पहले हम आप लोग को ऑप्शन दिखा देते हैं। तो क्या दिया है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो यह सबसे अधिक मछली में पाया जाता है, यानी कि मछली के तेल में। तो मछली का तेल हमारा ऑप्शन सी में है, मछली का तेल। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 59 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो फूड जो हमारा FSSAI है यह इसी का पूरा नाम है। मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में यह सब अच्छे से समझाया हूँ, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को दोबारा भी जाकर देख सकते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट किस वर्ष हुआ? तो वह हमारा 2006। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, सन 2006। प्रश्न संख्या 60 हरी सब्जियों को ढककर पकाने से क्या होता है? तो हरी सब्जियों को ढककर पकाने से मतलब क्या होता है? तो वह पोषण बढ़ता है।
तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, पोषण। पोषण बढ़ता है हरी सब्जियों को ढककर पकाने से। प्रश्न संख्या 61, किचन की दीवारें किस रंग की होनी चाहिए जिससे स्वच्छता बनी रहे? तो किस रंग की होनी चाहिए जिससे हमारी स्वच्छता बनी रहे? तो वह सफ़ेद या हल्का पीला। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 62, जमे हुए खाद्य पदार्थों को दोबारा फ्रीज क्यों नहीं करना चाहिए? जो हमारे जमे हुए खाद्य पदार्थ हैं उनको दोबारा फ्रीज क्यों नहीं करना चाहिए? तो वह जो है हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ की संभावना उससे बढ़ती है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है जमा हुआ। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 63, कौन सा पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है? तो एंटीऑक्सीडेंट का कौन सा अच्छा स्रोत है? तो वह हमारा ऑप्शन विटामिन सी है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, विटामिन सी। 64, पकी हुई सब्जी को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो पकी जो हमारी सब्जी पकी हुई है उसको खुले में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो उसमें से पोषण निकल जाता है, यानी कि पोषण उड़ता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पोषण उड़ता है। 65, आटा गूंथने में गर्म पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? तो आटा गूंथने में गर्म पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उसमें ग्लूटेन बनने में बाधा होती है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, प्लस ग्लूटेन बनने में बाधा होती है आटा को गर्म पानी से गूंथने में। 66, कौन सी चाय सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है? तो कौन सी जो चाय है जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है? तो वह जो है हमारा ग्रीन चाय, यानी कि ग्रीन टी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, ग्रीन टी। 67, बर्फ़ जमने की तापमान सीमा क्या है? तो जो हमारा अगर बर्फ़ जमता है उसका तापमान सीमा क्या है? तो वह हमारा 0 डिग्री या उससे भी नीचे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, 0 डिग्री या उससे नीचे। 68, हाथ धोने के लिए न्यूनतम समय सीमा क्या है? तो हाथ धोने के लिए जो न्यूनतम समय सीमा है वह हमारी 20 सेकेंड तक होती है। आप लोग साफ पानी से साबुन के सहारे आप लोग को अपने हाथ को स्वच्छ रूप से 20 सेकेंड तक धोना चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 69 को देखते हैं, खाना गर्म करते समय किस टेम्परेचर तक गर्म करना उचित होता है? तो खाना अगर गर्म कर रहे हैं तो वह किस टेम्परेचर तक, मतलब खाना को गर्म करने का उचित जो होता है वह तापमान है, तो वह हमारा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, 75 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। 70, अचार को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सबसे ज़रूरी है? तो कौन सा जो है वह सबसे ज़रूरी है अचार को सुरक्षित रखने के लिए? तो वह है हमारा तेल और नमक, यानी कि तेल और नमक मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, तेल और नमक। 71, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा देता है वह पोषक तत्व कौन सा है? तो वह जो है हमारा वसा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 72, थाली में खाना कैसे परोसा जाना चाहिए?
तो थाली में खाना कैसे परोसा जाना चाहिए, तो वह जो है हमारा क्रम से और साफ सुथरे से थाली में खाना परोसा जाना चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 73 निम्न में से कौन सी एक खाद्य विषाक्तता के कारण के लक्षण हैं। तो खाद्य विषाक्तता के लक्षण कौन से हैं, तो वह है हमारा उल्टी और दस्त। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा उल्टी और दस्त खाद्य विषाक्तता के प्राथमिक लक्षण हैं। ऑप्शन बी। 74 केले में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है। तो केले में हमारा कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह जो है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा केले में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पोटेशियम। 75 को देखते हैं। भोजन के तापमान को मापने का उपकरण क्या कहलाता है। तो भोजन के जो तापमान है इसको मापने का उपकरण को क्या कहा जाता है, तो वह हमारा थर्मामीटर। भोजन के तापमान को मापने का यंत्र हमारा थर्मामीटर है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 76 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो प्रेशर कुकर में हमारा खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि उसमें दबाव अधिक होता है। तो अधिक दबाव के कारण प्रेशर कुकर में हमारा भोजन जल्दी पकता है। ऑप्शन बी। 77 दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है। तो दूध में हमारी कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वह हमारे दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, लैक्टोज। दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। 78 सब्जियों को काटने के तुरंत बाद पकाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो सब्जियों को काटने के तुरंत बाद पकाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि उसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं वह सुरक्षित रहें। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं। 79 खाद्य पदार्थों में रेसिडिटी की समस्या किसमें होती है। तो खाद्य जो पदार्थ हैं हमारे उसमें रेसिडिटी की जो मात्रा है वह रेसिडिटी की समस्या किसमें होती है, तो वह जो है हमारा प्रमुख रूप से वसा युक्त पदार्थों में। जो वसा युक्त पदार्थ हैं रेसिडिटी की मात्रा इसमें मतलब समस्या होती है। ऑप्शन ए। 80 लस ग्लूटेन का निर्माण किस आटे में होता है। तो यह जो लस ग्लूटेन है इसका निर्माण किस आटे में होता है, तो वह जो है हमारा गेहूं में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, गेहूं। 81 सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो जो सबसे अधिक प्रोटीन है वह किसमें पाई जाती है, तो वह हमारी मूंग दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मूंग दाल। 82 स्टीमिंग विधि का मुख्य लाभ क्या है। तो जो हमारी खाना पकाने की स्टीमिंग विधि है, खाना पकाने की सबसे सर्वोत्तम विधि हमारी स्टीमिंग है। इसका जो मुख्य लाभ है वह क्या है। इसका जो मुख्य लाभ है वह हमारा तेल की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 83 अंडे का पीला भाग किसका स्रोत होता है। तो जो अंडे में जो पीला भाग होता है वह किसका स्रोत होता है, तो वह जो है हमारा अंडे का जो पीला भाग है वह प्रमुख रूप से वसा का स्रोत होता है। और जो अंडे का जो सफ़ेद भाग है, सॉरी दोस्त,
अंडे का जो सफ़ेद भाग है यह हमारा प्रोटीन का प्रमुख रूप से स्रोत होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पीला भाग वसा, सफ़ेद भाग हमारा प्रोटीन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, वसा। 84, संतुलित आहार में कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो संतुलित आहार में हमारे कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो वह हमारा प्रोटीन भी संतुलित आहार में होती है, वसा भी होनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट भी संतुलित आहार में होनी चाहिए। यानी कि यह सभी चीज़ें रहनी चाहिए। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 85, क्लीन एज यू गो का अर्थ क्या है? तो जो हमारा क्लीन एज यू गो का क्या अर्थ है? तो वह जो है हमारा खाना बनाते समय सफाई रखना। क्लीन एज यू गो का अर्थ हमारा खाना बनाते समय सफाई रखना, ऑप्शन ए। 86, फलों को काट कर रखने पर भूरापन क्यों आता है? तो फलों को काट कर रखने पर भूरापन उसमें क्यों आता है? तो भूरापन उसमें पानी की कमी के कारण आता है। अगर फल को आप काट कर रख देंगे तो उसमें भूरापन आ जाता है, वह पानी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा, पानी की कमी से। 87, निम्न में से कौन सी जीवाणुनाशक प्रक्रिया है? तो जीवाणुनाशक प्रक्रिया कौन सी है? तो वह जो है हमारी सैनिटाइजिंग, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सैनिटाइजिंग जीवाणुनाशक प्रक्रिया है। 88, वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो जो हमारी वसा है इसको पचाने के लिए कौन सी एंजाइम हमारी उत्तरदायी होती है? तो वह जो है हमारी लिपेज एंजाइम वसा को पचाने में प्रमुख एंजाइम उत्तरदायी है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 89, निम्न में से कौन सा विटामिन हीट सेंसिटिव होता है? तो कौन सा विटामिन हीट सेंसिटिव होता है? तो वह जो है हमारा विटामिन सी। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो ऑप्शन सी। 90 को देखते हैं। टेबल साफ करने के लिए उपयुक्त सैनिटाइजर का अनुपात क्या होना चाहिए? जो टेबल साफ करने के लिए उपयुक्त सैनिटाइजर का अनुपात क्या होना चाहिए? जो हमारा ब्लीच और पानी का सैनिटाइजर करते समय अनुपात क्या होना चाहिए? तो वह जो है हमारा 1:1 यह होना चाहिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, 1:100। 91, तैलीय खाद्य पदार्थों को स्टोर करने के लिए उपयुक्त कंटेनर कौन सा है? तो जो हमारे तेलीय पदार्थ हैं उनको स्टोर करने के लिए उपयुक्त कंटेनर कौन सा है? तो वह जो है हमारा कांच का बर्तन, यानी कि जो ग्लास है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, कांच।
92 भोजन की पोषणता को बनाए रखने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो भोजन की पोषणता को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो है हमारी स्टीमिंग। स्टीमिंग में तेल का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर दोस्त आप किसी भी खाना बनाने की विधि को जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्रैक्टिस सेट और थ्योरी की। तो उस वीडियो को आप सब लोग जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। 93 किचन में क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने का मुख्य तरीका क्या है? तो किचन में क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने का मुख्य तरीका क्या है? तो वह जो है हमारा रंग कोडेड चॉपिंग बोर्ड। तो इस जो किचन में क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे रोका जा सकता है, इसका जो मुख्य तरीका है वह हमारा रंग कोडेड चॉपिंग बोर्ड, ऑप्शन बी। 94 कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को साथ में स्टोर करने से क्या होता है? तो कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को साथ में स्टोर करने से क्या होता है? तो वह हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन होता है। कच्चे और पके खाद्य पदार्थों को एक साथ स्टोर करने पर क्रॉस कंटेमिनेशन होता है, ऑप्शन बी। 95 को देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हमारा प्रमुख रूप से रिकेटस रोग होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। विटामिन डी की कमी से इस रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी का जो हमारा रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन जो होगा बी होगा, रिकेटस। 96 निम्न में से कौन सा परिरक्षक प्रिजर्वेटिव है? तो निम्न में से कौन सा परिरक्षक है? तो परिरक्षक हमारा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, सोडियम बेंजोएट। 97 फलों को सुखाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो फलों को सुखाने के लिए कौन सी विधि हमारी उपयुक्त है? तो वह हमारे धूप में सुखाना, यानी कि फलों को सुखाने की सबसे उपयुक्त विधि है हमारी धूप में सुखाना, ऑप्शन सी। 98 मांस और मछली में कौन सा विटामिन विशेष रूप से पाया जाता है? तो मांस और मछली में कौन सा विटामिन विशेष रूप से पाया जाता है? तो वह जो है हमारा विटामिन सी, सॉरी दोस्तों, विटामिन सी तो हमारा नींबू और आंवला में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो यह जो मांस और मछली में प्रमुख रूप से हमारी विटामिन B12 पाई जाती है। तो और मांस में कहेंगे तो जो हड्डियां होती हैं उसमें हमारा कैल्शियम भी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 का हमारा रासायनिक नाम है साइनोकार्बोलिन। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह जो है हमारा ऑप्शन सी होगा, विटामिन B12। 99 सूप में स्वाद बढ़ाने के लिए, जो हमारा सूप है उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ सामान्य उपयोग की जाती है? तो जो हमारा सूप है उसका स्वाद बढ़ाने के लिए किस चीज़ का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो वह जो है हमारा ओजिनोमोटो का उपयोग किया जाता है सूप में स्वाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
प्रश्न संख्या 100 और इस जो प्रैक्टिस सेट है हमारी इसका यह लास्ट प्रश्न है। चूँकि 100 फूड वेस्ट कम करने का पहला तरीका क्या है। तो जो हमारा फूड वेस्ट हो रहा है इसको कम करने का सबसे पहला कदम क्या है। तो वह जो है हमारी इस जो प्रश्न का उत्तर दोस्त आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल जो बनदेवी स्टडी के नाम से है इस पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 100 प्रश्नों को लेकर आया था कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग को सही सही पता था। और जो प्रैक्टिस सेट 7 है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। यह रॉन्ग हो गया है, मैं आपको इसको सही करके पिन कर दूंगा तो आप लोग यह ध्यान में रखिए। और मैं 5 जुलाई जो 5 जुलाई आ रही है शाम को 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ मैं मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ जो यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। तो इससे भी आप लोग ज़रूर से जुड़िए। और एक ज़रूरी बात दोस्त, अगर आप लोग को 1000 प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आप लोग को ये जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग को 1000 प्रश्नों का PDF मिलेगा। और हमारी यह जो 1000 प्रश्न है MCQ फॉर्मेट में है, इसमें से अधिक प्रश्न पूछने की संभावना है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। तो आप उसमें जाइए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। अगर आपको यह PDF एक ज़रूरी बात है दोस्त, आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको अगर थ्योरी की PDF चाहिए, थ्योरी की अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बनदेवी स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको थ्योरी की PDF मिल जाएगी तो आप लोग ज़रूर से जाइए और ज्वाइन कीजिए और PDF लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए। तो चलिए हम लोग यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।